हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम बीएड जो कि है पेपर 1 बाल अवस्था एवं उसका विकास फर्स्ट ईयर, इसके इकाई 2 पे चर्चा करेंगे। इकाई 1 पे बाल अवस्था के विकास के 6 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। इकाई 2 का चर्चा करेंगे, इसमें भी 6 प्रश्न चर्चा करेंगे आपके, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। किशोरों की अवस्था विकास में जो है अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, उन भूमिका पर जो है वर्णन करना है। दूसरा है, किशोरों के विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। पहला था अध्यापक, दूसरा है परिवार की क्या भूमिका रहता है किशोरों के विकास में। तो आइए इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में आपको हम 3, 4, 5, 6 जो है क्वेश्चन इस पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए, क्वेश्चन है, किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, बाल अवस्था के बाद जो है किशोरावस्था आता है। बाल अवस्था आप पढ़े थे, 6 से 12 वर्ष के बीच का आयु जो है बाल अवस्था होता है। उसके बाद आप ले लीजिए 13 से 18 वर्ष के बीच का जो है अवस्था, ये किशोरावस्था होता है। इसे आप मोटा मोटी ध्यान में रख सकते हैं। तो किशोरों के विकास में जो है अध्यापक, मतलब स्कूल के जो प्रधानाचार्य या अध्यापक टीचर होते हैं, उसकी क्या भूमिका रहता है, उस पे वर्णन करना है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो देखते हैं। देखिए, किशोरों के संतुलित विकास में अध्यापकों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किशोरों को विविध प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए विद्यालय के माध्यम से अध्यापकों से अनेक औपचारिक और अनौपचारिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। पहले जो है औपचारिक कार्य क्या-क्या हो सकता है, पहले औपचारिक देख लेंगे, फिर अनौपचारिक भी देखेंगे। तो आइए औपचारिक देखते हैं। अध्यापक के औपचारिक कार्य किशोरों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कैसे-कैसे निभाता है, आइए उसको एक-एक करके देखते हैं। देखिए, विद्यालय में ऐसे वातावरण का देखिए, विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है, जहाँ बालक के ज्ञान और बुद्धि का विकास हो सके। मतलब विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं, वो ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं, जहाँ से जो है बालक ज्ञान और बुद्धि का विकास कर सके। विद्यालय बालक में तर्क शक्ति एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करता है, ज्ञान के द्वार खोलता है, बालक को चिंतनशील बनाता है। बुद्धिमान एवं ज्ञानवान बालक उचित अनुचित में भेद करने में सक्षम होते हैं और समाज समस्त व्यवहार करना सिखाते हैं। जो है विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालक के विकास में। देखिए, विद्यालय विभिन्न संसाधनों और क्रियाकलापों से बालक के मस्तिष्क का विकास करता है। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरणों या श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करके, खासकर शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विद्यालय को बालकों में विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा बालकों में उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना चाहिए। ये सब जो कार्य है विद्यालय में अध्यापक बालकों के लिए करते हैं, ताकि उनका एक समुचित विकास हो सके। देखिए, अन्वेषणशीलता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि में सहायक आवश्यक बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए वाद विवाद, परिचर्चा, आइए आगे देखते हैं। परिचर्चा, व्याख्यान, विशेषज्ञों के भाषण, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए, बालक किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उसके विकास के लिए। दूसरा है गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना। ये भी किशोरावस्था में विद्यालय में अध्यापकों का कार्य है। तो कैसे करते हैं उसको आइए देखते हैं। देखिए, विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बालक को ऐसा ज्ञान दे जिससे बालक के मस्तिष्क का गतिशील और संतुलित विकास हो सके। प्राप्त ज्ञान को साधन बनाकर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। अभिनव प्रयोग करने में, अभिनव मतलब नया प्रयोग करने में सक्षम हो सके। परिवर्तनशील समाज और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहयोगी हो सके। आवश्यकता अनुसार आदतों, व्यवहार, मनोवृत्तियों आदि में परिवर्तन कर सके। इस तरह का मतलब किशोरावस्था में बालक में एक तरह से भावना पैदा करना चाहिए अध्यापकों के द्वारा। आइए तीसरा देखते हैं, संस्कृति की सुरक्षा और हस्तांतरण किस तरह से किया जाता है। देखिए,
विद्यालय का प्रमुख कार्य मानव संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करना है। ये भी कार्य होता है विद्यालय में। देखिए 4 है व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा का बढ़ावा देना। ठीक है, कैसे दिया जाता है किशोरावस्था में बालक को। देखिए प्राचीन समय में परिवार द्वारा पारंपरिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, परंतु आधुनिक समय में जीविकोपार्जन के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की शिक्षा आवश्यक हो गई है। अतः जीविकोपार्जन के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। भविष्य में विद्यार्थी जीविकोपार्जन के लिए अपनी योग्यता और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर सही दिशा का चयन कर सके। इसके लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था भी विद्यालय में होनी चाहिए। आइए 4 पॉइंट देख लिए, आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। देखिए मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन तथा पुनर्रचना किस तरह से किया जाता है विद्यालय में बालकों के लिए। देखिए विद्यालय का कार्य मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना भी है। वास्तविकता यह है कि विद्यालय का संबंध केवल समाज की निरंतरता को बनाए रखने से नहीं अपितु उसे इस विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। विद्यालय को सदैव मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन करना चाहिए। चूँकि विद्यालय समाज की पुनर्रचना करता है, इसलिए उसे उच्च प्रकार की संस्कृति के निकट भी रहना चाहिए। इसके लिए उच्च शाखाओं में शोध की आवश्यकता है। इस कार्य को केवल विद्यालय ही कर सकता है। आइए 6ठा पॉइंट देखते हैं, नागरिकता का विकास किस तरह से विद्यालय बालकों में करता है, किशोरावस्था के बालकों में करता है। देखिए विद्यालय का कार्य बालकों को कुशल नागरिक बनाना भी है, जिससे जिससे कि वह सक्रिय रूप से राजनीतिक और आर्थिक कार्य में भाग ले सके। उसमें अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करने की क्षमता जागृत करना विद्यालय का ही कार्य है। जनतंत्र की सफलता योग्य नागरिकों पर ही निर्भर होती है। इस दृष्टि से विद्यालय को बालकों के समझ ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें रहते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान हो जाए। आइए 7वां पॉइंट देखते हैं, चरित्र का विकास किस तरह से विद्यालय के अध्यापक बालकों में करते हैं। देखिए विद्यालयों का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके तथा उनके चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास हो सके। इसके लिए विद्यालयों को निरंतर विविध कार्यक्रमों का आयोजन, पुस्तकालय में उपयोगी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, समाज सेवा कार्य आदि। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही संकुचित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत लाभ, क्रोध, भय तथा धन लालुपता से ऊपर उठ सकता है। विद्यार्थी के चरित्र निर्माण का कार्य विद्यार्थी का जो चरित्र निर्माण है वह विद्यालय पर ही निर्भर करता है। आइए आगे देखते हैं, निर्भर होता है। अध्यापक के अनौपचारिक कार्य क्या-क्या हैं? औपचारिक देख लिए, अनौपचारिक देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास। विद्यालयों का एक अनौपचारिक कार्य शरीर का उत्कर्ष करना है। मानसिक क्रियाओं का आधार भी शारीरिक विकास होता है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें रहते हुए बालक स्वयं ही स्फूर्ति अनुभव करते हैं। दूसरा है सामाजिक भावना का विकास। अनौपचारिक रूप में किस तरह से विद्यालय बालकों में करते हैं। देखिए विद्यालय का यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह बालक को इस प्रकार तैयार करे, ऐसी भावना का विकास करे जिससे वह अपने आप का नहीं समाज का अध्ययन सर्वदा रखे। सामाजिक भावना के विकास से बालकों को सामाजिक उन्नयन, सामाजिक कल्याण तथा मानवतावादी दृष्टिकोण से कार्य व्यवहार करना आ जाता है, जिससे समाज में एकता, भाईचारा, सौहार्द की स्थापना होती है। देखिए और किस तरह से विकास होता है बालकों में, उसको भी देखते हैं। देखिए विद्यालय में विभिन्न वर्गों, समुदायों और समाज के बालक एक साथ रहते हैं, एक साथ क्रिया करते हैं। विद्यालय को चाहिए कि ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे बालकों में हम भावना का विकास हो सके। हम भावना से एकता स्थापित होती है। एकता वह संबल है जिससे समाज अटूट बनता है। बालक परिवार में जन्म लेता है जहाँ उसका प्रारंभिक विकास होता है, परंतु अंततः उसे समाज का सदस्य बनना पड़ता है। वह समाज का सफल और समाज उपयोगी सदस्य बन सके, इसके लिए विद्यालय को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है। विद्यालय अनेक प्रकार से घर और समाज के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, आइए इधर विद्यालय जो है घर और समाज के बीच में जो है एक कड़ी का काम जो है करता है, बीज कड़ी का काम करता है। पहला क्वेश्चन देख लिए, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है
किशोरों के विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। किशोरों के विकास में जो है परिवार की क्या भूमिका रहती है, उस पे चर्चा करना है। विद्यालय की भूमिका देख लिए, अब परिवार की भूमिका देखते हैं। इस तरह से जो है किशोरों के विकास में परिवार की भूमिका रहती है। देखिए, वर्तमान समय में परिवार के कार्यों में बहुत परिवर्तन आया है। समाज की जटिलता, औद्योगिक विकास तथा सूचना क्रांति ने मनुष्य मनुष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को विस्तृत कर दिया है। क्या 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 आकांक्षा और आवश्यकता जो है मनुष्य की जो आवश्यकता जो है उसको विस्तृत कर दिया है। ठीक है, एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति करता है। कोई भी व्यक्ति उच्च सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पदास्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्षशील बनता जा रहा है। आदिम समाजों के कई मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं में भारी बदलाव आए हैं, जैसे औद्योगिकरण, तर्कवाद में विश्वास, पूंजीवाद, वैज्ञानिकता, सांसारिक समता, न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, मानववाद, धर्मनिरपेक्षता आदि। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, इन सभी ने परिवार के शैक्षिक कार्यों को अन्य संस्थाओं के ऊपर डाल दिया है ताकि बालकों को विशेषाकृत शिक्षा, विशिष्ट कौशल युक्त परीक्षकों, अध्यापकों से प्राप्त हो सके। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक के कुछ भी सीखने की शुरुआत परिवार से ही होती है। परिवार के वातावरण, परिवार के सदस्यों के कृत्यों एवं व्यवहारों, परिवार के आदर्शों एवं मूल्यों से बालक प्रभावित होते हैं और उन्हीं के अनुरूप सीखते हैं। ठीक है, और परिवार जो है परिवार सदस्यों के बीच में रहकर जितना अधिक नैतिक, ये चारित्रिक, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उतना शिक्षा के किसी अन्य अभिकरण से नहीं प्राप्त कर सकता है। बड़े-बड़े महापुरुषों के व्यक्तित्व के विकास में उनके परिवार का ही योगदान रहा है, चाहे वह रविन्द्रनाथ टैगोर हो या स्वामी विवेकानंद हो या महात्मा गांधी हो या स्वामी स्वामी दयानंद हो या राजा राम मोहन राय हो। इन सब का जो है परिवार का इनके ऊपर गहरा गहरा जो है प्रभाव पड़ा है, भूमिका रहा है। परिवार के शैक्षिक कार्यों का उल्लेख निम्नवत किया जा सकता है। ये परिवार का क्या-क्या शैक्षिक कार्य है जो बालकों पे या किशोरावस्था के बच्चे पे पड़ता है, उनका भविष्य अच्छा बने। देखिए, पहला पॉइंट है बालक का शारीरिक विकास। क्या प्रभाव पड़ता है परिवार का बालकों पे? देखिए, परिवार बच्चों के खाने-पीने की व्यवस्था करता है, उनके स्वास्थ्य की नियमित तौर पर निगरानी करता है, बच्चों के संतुलित भोजन का प्रबंध कर उन्हें कुपोषण से बचाता है। परिवार बच्चों के लिए साफ पानी, सफाई और स्वच्छता जैसे स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का ध्यान रखता है। विभिन्न रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता के विकास के लिए माता-पिता अपने बच्चों को आवश्यक टीके उचित समय पर लगवाते रहते हैं। बच्चों के बीमार पड़ जाने पर उनका इलाज कराना, उनकी विशेष देखभाल करना परिवार का ही कर्तव्य होता है। सभी सभी परिवार अपने बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियम सिखाते हैं, उनके अंदर स्वास्थ्य संबंधी आदतों और मूल्यों का विकास करते हैं। विद्यालय में सीखी हुई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को परिवार व्यावहारिक रूप में जो है क्रियान्वित करने के लिए बच्चे को प्रेरित करता है। मतलब हर तरीके से जो है परिवार बच्चों को देखभाल के लिए जो ज़रूरत होती है, उनका आवश्यकता पूरा करने की होती है। जैसे खाने-पीने हो गया, साफ-सफाई हो गया, साफ पानी हो गया, बालकों का साफ कपड़ा हो, ये सब जो है परिवार से ही बालक को दिया जाता है ताकि उनका एक अच्छा विकास हो सके। आइए दूसरा होता है बच्चे का मानसिक विकास परिवार किस तरह से करता है। देखिए, बालकों के मानसिक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता-पिता बच्चे के मानसिक विकास के लिए परिवार में उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। उनकी रुचियों और आवश्यकता के अनुसार उनके लिए खेल के उपकरणों की व्यवस्था करते हैं। शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों को स्वयं के प्रति तथा चारों ओर की वस्तुओं एवं लोगों के प्रति सचेत कराते हैं। शिशुअवस्था में सूक्ष्म प्रवृत्तियों को परिवार में ही स्पष्ट किया जाता है जो बाद में बौद्धिक विकास का आधार बनते हैं। जिन बच्चों के माता-पिता शिक्षित होते हैं, वे अपने बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा देने में सफल होते हैं। ऐसे बच्चों का मानसिक विकास जो है शीघ्र शीघ्र और अधिक मात्रा में होता है, जिनके
माता पिता पढ़े लिखे हुए रहते हैं, उनके उनके बच्चे जो है ज़्यादा मानसिक विकास होता है, एक संतुलित विकास होता है और वह जब पढ़ाई में एक अच्छा उसको संतुलित करके रखा जाता है। देखिए, घर के अन्य बड़े बालकों जैसे भाई-बहन हो गया के शैक्षिक क्रियाकलापों से छोटे बालकों को प्रेरणा मिलती है और प्रभावित होती है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक सूचना संप्रेषण क्रांति के युग में बालकों के मानसिक विकास के लिए परिवार उन्हें विविध साधन उपलब्ध कराता है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। जिन परिवारों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की पर्याप्त उपलब्ध होती है, उन बच्चों का मानसिक विकास अपेक्षाकृत शीघ्रता से होता है। साधन संपन्न परिवारों के बच्चों को अपने माता-पिता के साथ विद्यालय के बाहर होने वाली विविध प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों को देखने तथा उनमें भाग लेने का अवसर मिलता है। कुछ कमजोर आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के किसी न किसी तरह से इंतजाम करते हैं। मानसिक विकास के लिए केवल कक्ष शिक्षण ही पर्याप्त नहीं होता है। माता-पिता के विविध प्रयासों से बालक नई परिस्थितियों से समायोजन करना सीखते हैं, समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। माता-पिता दोनों स्थितियों में जो है दोनों स्थितियों में माता-पिता दोनों स्थितियों में जो है में बच्चे के साथ रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परिवार अपने बच्चों के मानसिक विकास के लिए वातावरण तैयार है और हर संभव साधन की व्यवस्था करता है। आइए बच्चे का संवेदनात्मक विकास किस तरह से परिवार के द्वारा किया जाता है, उसको देखते हैं। देखिए, परिवार बच्चे को उचित परिवेश प्रदान करके उसके संवेदनात्मक विकास को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। परिवार बच्चे को विश्राम की कमी नहीं होने देता है, संतुलित भोजन की व्यवस्था करता है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य विकास में बाधा न उत्पन्न हो और बच्चा चिड़चिड़ा तथा क्रोधी न हो। बच्चों की को माँ की ममता, पिता का संरक्षण और भाई-बहनों का स्नेह मिलता है। उनके मन में एक विश्वास और सुरक्षा की भावना पनपती है, जिससे संवेदनात्मक विकास को दिशा मिलती है। देखिए, संवेदनात्मक विकास क्या होता है? नई चीज़ों को सीखना, यह है संवेदनात्मक विकास। ठीक है? परिवार में शांति और सुरक्षा एवं आनंद के कारण उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है, तो बच्चे के संवेदनात्मक विकास का रूप संतुलित होता है। परिवार आदर्श, स्वतंत्र और स्वास्थ्य वातावरण बच्चे के समयों पर परिष्कार करता है। परिवार में समय-समय पर विभिन्न उत्सव, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिए, जैसे जन्म दिवस मनाना, धार्मिक उत्सव मनाना, विवाह उत्सव आदि। ये अवसर बच्चे में उल्लास भर देते हैं। माता-पिता बच्चे के भय, क्रोध आदि अवांछित संवेगों का मार्गान्तीकरण करके उसे अच्छे कार्य करने के लिए मार्गान्तीकरण मतलब कि अपने एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करना बच्चे को, ठीक है? उचित या अनुचित पर विचार करना सिखाते हैं। संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाने में माता-पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जानते हैं भाषा का विकास किस तरह से परिवार बच्चे में करता है। देखिए, भाषा के विकास पर परिवार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन परिवारों में अकेला बालक होता है, उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि वह वरिष्ठ व्यक्तियों का ही अनुकरण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि बालक के भाषा विकास पर परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों के सदस्य अनुशासित और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके बच्चों की भी भाषा सुसंस्कार युक्त होती है, मतलब संस्कारिक युक्त जो है भाषा होती है। वरिष्ठ सदस्यों की भाषा को बालक आत्मसात करता है। आज दूरदर्शन के प्रभाव जो है दूरदर्शन जो इंटरनेट की जो व्यवस्था है जो है आज दूरदर्शन के प्रभाव के कारण बच्चों की भाषा को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बच्चे जाने-अनजाने अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने लगते हैं। माता-पिता को निरंतर सचेत रहकर अपने बच्चों के भाषा विकास पर ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं 5वां पॉइंट, बालक का सामाजिक विकास किस तरह से होता है। बच्चे का सामाजिक विकास करना परिवार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बच्चा माँ के त्याग और पिता के संरक्षण
से बहुत कुछ सीखता है। परिवार में प्रायः भिन्न-भिन्न आइए आगे देखते हैं। भिन्न-भिन्न रुचि के जो है रुचि और मिजाज के लोग जो है परिवार में आते हैं। देखिए रुचि और मिजाज वाले सदस्य होते हैं। इनके व्यवहार के तरीके और भावनाएँ भी अलग-अलग होती है। इन सभी को बच्चे के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। इससे बच्चा दूसरे के साथ अनुकूलन करना सीखता है। परिवार मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक परिवार है जिसमें 5 लोग रहते हैं। पाँचों का जो है एक बच्चा है, पाँचों के साथ यदि रहना चाहता है, तो पाँचों का विचार एक नहीं है। बच्चा क्या करता है जिसका जिस टाइप का विचार है उसका समन्वय करता है एक-दूसरे के साथ। ठीक है? देखिए, परिवार के बड़े सदस्यों की बातों को सहना और मानना पड़ता है, जिससे उसमें सहनशीलता का गुण विकसित होता है। दूसरों से अनुकूलन करने की क्षमता और सहनशीलता, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण सामाजिक गुण है, का प्रारंभिक विकास परिवार में ही होता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, परिवार में ही बच्चा सर्वप्रथम यह सीखता है कि किस प्रकार खाना चाहिए, किस ढंग से कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह उठना-बैठना चाहिए एवं दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए। माता-पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, बाहर से आने वाले लोगों को नमस्ते करें, खाने से पूर्व हाथों को साफ करें आदि। इसी प्रकार अनेक रीति-रिवाज, धर्म, प्रथा, परंपरा, आचार आदि का ज्ञान बच्चे को परिवार से ही होता है। प्रकार स्पष्ट होता है कि परिवार का वातावरण, संस्कृति, माता-पिता, अन्य सदस्यों का आचरण व्यवहार तथा पालन-पोषण विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आने वाले वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएँगे। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहा है। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का तैयारी करें, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगभग पेपर 1 में लगभग आपको 30 क्वेश्चन बताएँगे। 30 में से ज़रूर है कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन इसी आप देख के जाएँगे पूरा वीडियो पेपर 1 का, इसी में से 1 या मतलब 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से देखिए, तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।